Hello everyone, this is Manpreet and you are watching Aals Fever channel. I hope you are doing well and आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राइटिंग टास्क 1 के बारे में। राइटिंग टास्क 1 से रिलेटेड ऑलरेडी हमने एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं चैनल पर, लाइन ग्राफ और बार ग्राफ। अगर आपको उस तरह के टास्क लिखने में कोई प्रॉब्लम है या उस तरह के टास्क में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप वो वीडियोस हमारी देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक और टाइप टास्क 1 का, पाई चार्ट। पाई चार्ट में मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि हमें वोकेबलरी किस तरह से हमें लिखनी है, किस तरह से इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए और किस तरह की वोकेबलरी होनी चाहिए, किस तरह हम अपना डाटा प्रेजेंट करें और किस तरह कंपेयर किया जाए एक पाई चार्ट को दूसरे पाई चार्ट से। तो अगर आपको भी इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम है तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो बिना वेस्ट किए टाइम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आज की वीडियो के बाद आपको पाई चार्ट लिखने में, पाई चार्ट से रिलेटेड कोई भी टास्क आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप इजीली उसे मैनेज कर लोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको बहुत सारी आइलेट्स से रिलेटेड मटेरियल मिलने वाला है। और साथ ही अगर आप ऑलरेडी हमारे इस चैनल का हिस्सा हो, आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना ये चैनल ग्रो नहीं कर सकता। और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल के लिए बनाए रखें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में जो है इंपॉर्टेंट टिप्स जो भी मेरे माइंड में आता रहता है वीडियो से रिलेटेड, वो मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ। मुझे ऐसा प्री प्लान नहीं होता कि हाँ वीडियो को लेकर कि इस तरह से कुछ करना है। जब बीच में कोई बात याद आ जाती है दिमाग में तो वो शेयर कर देती हूँ मैं आपके साथ। कोई टिप याद आ गया कि हाँ इसको ऐसे नहीं तो ऐसे किया जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितने आप परसेंट स्टूडेंट देखते हैं वीडियो, उतना इसको सपोर्ट नहीं मिलता, कि लाइकिंग नहीं मिलती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है तो आप फीडबैक के तौर पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए वेस्ट बिना किए हुए टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले जो बात करेंगे हम वो करेंगे राइटिंग टास्क 1 के पाई चार्ट के बारे में। तो सबसे पहले इसकी वोकेबलरी देख लेते हैं। इसकी वोकेबलरी परसेंटेज लिखने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। तो सबसे पहले अगर आपको 80% दिया हुआ है या 80% से अबव कुछ दिया हुआ है तो आप क्या लिख सकते हो? अगर 80% से अबव कोई अमाउंट आपको दी हुई है तो आप लिख सकते हो और सिग्निफिकेंट अमाउंट, अ बल्क ऑफ, अ मेजर चंक। और अगर एग्जैक्ट 80% दिया हुआ है, अगर एग्जैक्ट 80% दिया हुआ है तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हो 4/5। अब 4/5 क्यों किया है यहाँ पर? 100 को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 हिस्सों में तो हमारा 20-20 का पार्टीशन बन जाएगा। 20 × 5 = 100। तो वो 5th हिस्सा का 4th हिस्सा क्या होगा हमारे पास? लेट मी एक्सप्लेन योर राइटिंग। ओके ठीक है, वेट अ मिनट। ओ गॉड, अब यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ कि 20 देन 20 देन 20 20 एंड 20, ओके ठीक है, ये हमारे पास हो गया 20 का हिस्सा। ठीक है, अब ये 100 का हमारा हिस्सा है, ये 5 भागों में डिवाइड है। जब हम इसे 4th पे करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया? 80, यानी कि 4/5 पार्ट हो गया हमारा 80%। इसी तरह से जब आप इसे 40 है तो आप क्या लिख सकते हो? 2/5। ठीक है, इस तरह से आप बना लीजिएगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपको दिया हुआ है 75% तो आप क्या लिख सकते हो? अब आपको पता है क्वार्टर कितने का होता है? 25 का। ठीक है, 25, तो 25 और 25 50 प्लस 25 75, तो 3 क्वार्टर्स हो गए।
तो इस तरह से आप, अगर आपको एग्जैक्ट अमाउंट दी हुई है 75, तो आप 3 क्वार्टर्स लिख सकते हो। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, इसके अलावा आप लिख सकते हो अ लार्ज नंबर ऑफ और अ मेजॉरिटी ऑफ। ठीक है, अगर अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि अगर हमें 75 नहीं दिया हुआ, उसके आसपास की अमाउंट दी हुई है, फॉर सपोज 70 से लेकर 74 तक, तो आप क्या लिख सकते हो, सिंपली है आप लिख सकते हो ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर, मतलब लगभग 3 क्वार्टर थे या अप्रोक्सीमेटली 3 क्वार्टर्स। ठीक है, अगर आपको 65 दिया हुआ है तो आप क्या लिख सकते हो, 65 2/3। अब 2/3 कितना हो गया, आप 100 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, उसका 2/3 जो आता है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2/3 बनेगा, क्योंकि 33 और 33 को करेंगे तो 66 आता है, तो उसी अकॉर्डिंग किया हुआ है। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ, ठीक है, यहाँ पर पेपर लिखा है तो इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है। ओके, 60% है तो उसी तरह से क्या हो गया, 3/5 हो गया। ये अब तीनों को, ये 20-20 के स्लॉट को तीनों को करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 60 3 हिस्सों में डिवाइड है तो 3/5 हो गया। और सिग्निफिकेंट नंबर आप इसे भी बोल सकते हो, मतलब 50 से अबव अगर कुछ भी है तो आप सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट अमाउंट आप लिख सकते हो। अगर हमें 55 दिया हुआ है, 55% दिया है, तो आप लिख सकते हो मोर देन हाफ, क्योंकि हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है, या फिर आप लिख सकते हो जस्ट अबव और ओवर हाफ। ठीक है, अगर 50 है तो आपको पता है कि वो एग्जैक्टली हाफ है या फिर हाफ है, या फिर आप उसे लिख सकते हो सिंपली, उसे आप हाफ ही लिख सकते हो। ठीक है, या फिर 2 क्वार्टर भी आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। अगर 49 से लेकर 46% तक आपको दिया हुआ है तो आप क्या लिखोगे, ऑलमोस्ट हाफ। उसमें हमने लिखा था 55 में मोर देन हाफ, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। अगर 49 है, 48% दिया तो ऑलमोस्ट हाफ के आसपास है, या फिर जस्ट बिलो हाफ, थोड़ा सा नीचे हाफ से, या फिर जस्ट अंडर हाफ। ठीक है, इसी तरह से 40 को आप लिख सकते हो 2/5 या फिर ऑलमोस्ट 1/3। ठीक है, जस्ट ओवर 1/3। 33 जो है वो एग्जैक्ट 1/3 है। अब 100 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो उसका डिविडेशन क्या आएगा, 33, तो एग्जैक्ट 1/3 है ये। अगर 30, 31 और 32 है आपको दिया हुआ नंबर, तो आप क्या लिख सकते हो, ऑलमोस्ट 1/3। 25 है तो एग्जैक्टली क्वार्टर है, या फिर आप उसको 1/4 भी लिख सकते हो। 22 से लेकर 24 तक है तो आप ऑलमोस्ट अ क्वार्टर और जस्ट बिलो अ क्वार्टर, जस्ट अंडर अ क्वार्टर यूज़ कर सकते हो। 20% है तो 1/5 है या फिर अ फिफ्थ है। 15% है तो लेस देन 1/5 है, और अ स्मॉल मिनॉरिटी है। अ स्मॉल मिनॉरिटी, अगर 50% से अबव अमाउंट है तो आप उसे सिग्निफिकेंट नंबर यूज़ कर सकते हो। अगर उससे नीचे है, बिल्कुल थोड़े हैं, 10 से नीचे हैं, तो आप उसे इनसिग्निफिकेंट अमाउंट यूज़ कर सकते हो। अगर 10% दिया हुआ है तो 1 in 10 या फिर अ स्मॉल मिनॉरिटी आप लिख सकते हो। अगर 10 से भी नीचे की अमाउंट है तो आप एन इनसिग्निफिकेंट अमाउंट या फिर अ स्मॉल मिनॉरिटी भी लिख सकते हो। तो ये थी वोकेबलरी की बात। अब देख लेते हैं कि इसकी क्वेश्चन स्टेटमेंट किस तरह से आती है। सो ये इस तरह से क्वेश्चन स्टेटमेंट आपके पास आएगी जिस तरह बाकी टास्क की आती है। द पाई चार्ट शोज द अमाउंट ऑफ मनी that a children charity located in the USA spent and received in 1 year. Summarize the information by selecting and reporting the main feature and make comparison where relevant. अब हमें दिया क्या हुआ है, इस तरह से आपको चार्ट दिया होगा। ये होता है पाई चार्ट जो सर्कुलर में आता है। तो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रिवेन्यू सोर्सेज और क्या दिया है, एक्सपेंडिचर दिए हैं, कहाँ के, यूएसए के, चैरिटी से रिलेटेड है और 1 साल के हैं। तो ये है हमारी मेन इंफॉर्मेशन। अब ये हमें चार्ट दिया हुआ है, बेसिकली इसको बोलते हैं। अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर बाकी चार्ट्स की तरह सेम होता है कि पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है। इंट्रोडक्शन मीन्स कि आपकी जो स्टेटमेंट है आपको उसको पैराफ्रेज करके, यानी कि जो हमारे पास ये स्टेटमेंट दी हुई है, जो ये स्टेटमेंट है इसको आपको पैराफ्रेज करना है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना है, इसको आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है पैराफ्रेज करके। उसके बाद आपको ओवरऑल देना है। ओवरऑल में आपको क्या बताना है कि कौन सा चीज़ जो है, कौन सी चीज़ ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, कोई चीज़
अपवर्ड है, कोई चीज़ डाउनवर्ड है, कोई चीज़ इंक्रीज है, कोई डिक्रीज है, क्या चीज़ ज़्यादा हाई है, क्या चीज़ ज़्यादा लो है, यानी कि पॉपुलर ट्रेंड जो है वो आपको शो करना होता है। ठीक है, मेन फीचर उसमें आपको बताने हैं, पूरा एग्जैक्ट आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह की अगर हम इसे ओवरऑल देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि इवन रिवेन्यू यानी कि इनकम का सोर्स सबसे ज़्यादा क्या है, वो है डोनेटेड फूड, और खर्चा सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, प्रोग्राम सर्विस पे। तो ये हो गया मेन फीचर, ये ही हमें बताना है ओवरऑल में। और बॉडी पैराग्राफ में आपको थोड़ा बहुत कंपेरिजन भी करना है, सारा डाटा एग्जैक्ट 1 to 1 लाइन में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह से अब इन्वेस्टमेंट इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट एंड अदर इनकम, ये बहुत थोड़े थोड़े एक स्मॉल मिनोरिटी में लिखे हुए हैं ना, 0.2%, 0.2%, ठीक है, 0.4%। तो आप इन तीनों को इकट्ठा लिख करके लिख सकते हो। अब यहाँ पर इन दोनों को हाईलाइट कर देंगे, ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे सैम्पल, वो डिस्कस करते हैं। फॉर्मेट आपका वही रहेगा सेम, इंट्रोडक्शन, देन बॉडी पैराग्राफ, देन ओवरऑल। ठीक है, यही 3 चीज़ें जो हैं आपको हाईलाइट करनी होती हैं अपना टास्क 1 लिखते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है हमारे पास स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है द पाई चार्ट शोज द अमाउंट ऑफ मनी अ चिल्ड्रंस चैरिटी लोकेटेड इन यूएसए स्पेंट एंड रिसीव, यानी कि उसका स्पेंट, उसका खर्चा, एंड रिसीव यानी कि उसकी इनकम इन अ 1 ईयर, उसके 1 साल में। तो इसके इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे अब यहाँ पर। वेट, चलिए हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं इसकी, इसको पैराफ्रेज करना है। तो सबसे पहले द पाई चार्ट को ऐसे ही लिख देते हैं, द पाई चार्ट शोज की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इलस्ट्रेट, या फिर आप इलस्ट्रेट की जगह पे डिपिक्ट, रिफ्लेक्ट, हाईलाइट भी लिख सकते हो। द अमाउंट ऑफ मनी, मनी की जगह पे आप क्या कर दोगे, अमाउंट ऑफ मनी दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ से उठा लिया है हमने। उन्होंने कहा स्पेंट एंड रसीड, तो हमने जो रिसीव किया वो रिवेन्यू है, और जो उन्होंने स्पेंड किया वो क्या है, हमारे एक्सपेंडिचर हैं। रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इन 1 ईयर दिया है, हमने लिख दिया ओवर अ ईयर ऑफ अ, अब किसके किसके रिवेन्यू और किसके एक्सपेंडिचर, ऑफ अ चिल्ड्रंस चैरिटी, ऑफ अ चिल्ड्रंस अब यहाँ पर मैं कंप्यूटर पे टाइपिंग कर रही हूँ, इस वजह से यहाँ पर ये चिल्ड्रन हाफ हो गया था। वेट अ मिनट, चिल्ड्रंस चैरिटी इन द यूएसए, इस तरह से जो है आपकी ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अगर इसको हम, वेट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर हो जाए तो। यस, यहाँ से होगा, ठीक है, आई थिंक अब क्लियरली विजिबल होगा ये। तो चलिए इस तरह से हमारी जो है इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगी। द पाई चार्ट इलस्ट्रेट द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू, द पाई चार्ट इलस्ट्रेट द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ओवर अ ईयर ऑफ चिल्ड्रंस चैरिटी इन द यूएसए। ये होगी आपकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अब इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब करते हैं बात हम इसके ओवरऑल की। तो ओवरऑल में आपको क्या है कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये हमारा ओवरऑल क्या, सबसे पहले डोनेटेड फूड में सबसे ज़्यादा इनकम आई है। खर्चा सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ है, अगर देखें तो यहाँ सबसे ज़्यादा इनकम है, यहाँ सबसे ज़्यादा खर्चा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है ये टोटल हमें दिया हुआ है, टोटल इनकम इतनी रिसीव हुई है और टोटल खर्चा हमारा इतना हुआ है। तो देखें कि खर्चा जो है वो फिर भी इनकम से कम है। सो इसी से रिलेटेड जो है हम अपनी ओवरऑल को बनाने वाले हैं।
अब हम लिखेंगे अपना ओवरऑल। पहले ही मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल, वेट, ओवरऑल it is immediately apparent from the chart that, अब ये क्या है, ये फ्रेज है ओवरऑल इट इज़ इमीडिएटली अपरेंट फ्रॉम द चार्ट। ये आप किसी भी टास्क में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है। ओवरऑल देते हुए आप स्टार्टिंग में से यूज़ कर सकते हैं। दैट क्या पता लगा हमें कि डोनेटेड फूड जो है वो अकाउंटिंग द मेजॉरिटी ऑफ द इनकम। ठीक है, अब लिखेंगे हम इसे डोनेटेड फूड accounted for the majority of the income, यानी कि ज़्यादा हिस्सा जो है इनकम का वो किसने लिया हुआ है, वो लिया हुआ है हमारा डोनेटेड फूड ने। वाइल, जबकि, ठीक है, अब मैं कंट्रास्ट कर रही हूँ इसका। जबकि खर्चा क्या है, खर्चा किसने लिया हुआ है ज़्यादा, वो लिया हुआ है जबकि वाइल program services accounted for the most, where while program services accounting for the most expenditure ओके, हो गया कि हमने क्या लिखा है अब कि ओवरऑल इट इज़ इमीडिएटली अपरेंट फ्रॉम द चार्ट दैट डोनेटेड फूड अकाउंटिंग फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द इनकम, कि डोनेटेड फूड ने ज़्यादा हिस्सा लिया हुआ है इनकम का। वाइल, जबकि प्रोग्राम सर्विस अकाउंटेड फॉर द मोस्ट एक्सपेंडिचर, सबसे ज़्यादा खर्चा क्या है, वो है हमारा प्रोग्राम सर्विसेज का। अब यहाँ पर कंप्यूटर पे टाइप करते हुए ये हाइफन आ रहा है, पर आपको यहाँ पर हाइफन नहीं लगाना है जब आप रियल एग्ज़ाम दोगे। ठीक है, इसको और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव करने के लिए आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो चाहो तो। वो क्या है, टोटल रिवेन्यू, जो हमने ये लास्ट में हाईलाइट किया है यहाँ पर कि ये टोटल रिवेन्यू इतना है और टोटल एक्सपेंडिचर, वो आप मेंशन कर सकते हो। टोटल revenue sources just exceed outgoing, कि हमारे जो हमारी रिवेन्यू रिसोर्सेज हैं वो क्या है, जस्ट एक्सीड आउटगोइंग, मतलब एक्सपेंडिचर को फिर भी वो क्या है, एक्सीड कर रही हैं। अब देखिए हमारा ओवरऑल कुछ इस तरह से बन गया, ओवरऑल इट इज़ इमीडिएटली अपरेंट फ्रॉम द चार्ट दैट, ये तो है आपकी एक फ्रेज जो आप यूज़ कर सकते हो। क्या हमने देखा, द डोनेटेड फूड अकाउंटिंग फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द इनकम, सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है इनकम का वो गेन कर रहे हैं। वाइल, जबकि, अब वाइल यहाँ पर कंट्रास्ट के लिए यूज़ किया गया है। वाइल द प्रोग्राम सर्विसेज is the most expenditure source of the and total revenue just exceed outgoing, उसको exceed कर रहा था। तो इस तरह से जो है आप ओवरऑल प्रेजेंट कर सकते हो। अब बारी आई है बॉडी पैराग्राफ की, तो बॉडी पैराग्राफ को कैसे प्रेजेंट करना है वो भी देख लेते हैं। इससे आपका सैंपल जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा एक अच्छा खासा। चलिए, अब बॉडी पैराग्राफ में आपको डिटेलिंग में मेंशन करना है। अब मैं देखूं तो ये सबसे पहले इन डिटेल, अब हमने लिखा स्टार्टिंग में इन डिटेल डोनेटेड फूड प्रोवाइडेड मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू फॉर द चैरिटी। अब हमने ओवरऑल में भी इसकी बात की थी, पर यहाँ पर भी, पर यहाँ पर जो है स्टेटमेंट वर्ड रिपीटिशन नहीं हुआ है, सेंटेंस रिपीटिशन नहीं हुआ, हमने उसको और वे में लिखा है। कैसे लिखा है, Donated food provides most of the revenue for the charity at 86%, 86.6% है, आप 86
6% भी लिख सकते हो, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ठीक है। सिमिलरली विद द रिगार्ड टू एक्सपेंडिचर, अब यहाँ पर वो कैब का ध्यान रखना, सिमिलरली विद द रिगार्ड टू द एक्सपेंडिचर, क्या अगर हम एक्सपेंडिचर को देखें सिमिलरली तो वहाँ पर क्या है, वन कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी, प्रोग्राम सर्विसेज की, वन कैटेगरी द प्रोग्राम सर्विसेज अकाउंटिंग फॉर द नियरली ऑल आउटगोइंग्स एट 95.8%, यानी कि हमारे पास यहाँ पर अगर बात करें तो प्रोग्राम सर्विस एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है और यहाँ पर रिवेन्यू सबसे ज़्यादा हुआ है। अब इसके बाद अगर हम अदर की बात करें, दूसरे कैटेगरीज की बात करें तो दूसरी कैटेगरीज किसकी किसकी बात करनी है हमें, देखिए अगर हम यहाँ पर कम्युनिटी की बात करें तो वो क्या है, 10.4% है, अभी से लिख देते हैं जी। द अदर कैटेगरीज वर मच स्मॉलर, द कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस विच वर द सेकेंड लार्जेस्ट रिवेन्यू सोर्स ब्रॉट इन 10.4% ऑफ द ओवरऑल इनकम, जिसने कितना कवर किया है हिस्सा, 10.4%, ठीक है, हो गया जी। अब यहाँ पर हमने लिखा द कंट्रीब्यूशन 10.4% ओवरऑल द इनकम, ओके। अब उसके बाद इसके बाद किसकी बारी है, देखो यहाँ पर 86.6% है, उसके बाद आया कम्युनिटी वाला, उसके बाद हाईएस्ट किसका है, उसके बाद इसको फॉलो कौन कर रहा है, ये कर रहा है प्रोग्राम रिवेन्यू, तो इसके बारे में लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, द इनकम एंड दिस वाज फॉलोड बाय प्रोग्राम रेवेन्यू एट 2.2%, इसको फॉलो करते हुए नेक्स्ट किसकी बारी है, नेक्स्ट कौन ज़्यादा इनकम ले रहा है, वो ले रहा है प्रोग्राम रेवेन्यू, कितना ले रहा है, 2.2%, ठीक है। अब रह गई ये इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ग्रांट एंड अदर इनकम, इनकी है थोड़ी थोड़ी बात, जैसे कि 0.2%, ये भी है 0.2%, ये है 0.4%। अब अगर मैं इनको अकेले अकेले को मेंशन करने लगूं तो 3 सेंटेंस बनेंगे और हमारा जो है वो लेंथी चला जाएगा टास्क, जबकि मुझे बाद में ये दो जो एक्सपेंडिचर हैं इनको भी एक्सप्लेन करना है। तो क्या करेंगे, इन तीनों को जो है हम एक साथ कंबाइन करके लिख देंगे। अब ये है 0.2, ये है 0.2, ये है हमारे पास 0.4, टोटल कितना हो गया हमारे पास 0.8%, ठीक है, 0.8%। तो चलिए लिखते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट एंड अदर इनकम वर वेरी स्मॉल सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू अकाउंटिंग फॉर ओनली 0.8% कंबाइंड, ठीक है, इतना हो गया कवर। अब आ जाते हैं खर्चे की तरफ। अब खर्चा हमने प्रोग्राम सर्विस ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, हमारे पास बचे हैं 2, बाकी के रिमेनिंग 2 रह गए हैं हमारे पास एक्सपेंडिचर, वो कौन से हैं, फंड राइजिंग जो कितना कर रहा है 2.6, मैनेजमेंट जर्नल कितना कर रहा है 1.6, तो इनको मेंशन कर देंगे। देयर वर ओनली 2 अदर एक्सपेंडिचर आइटम्स, फंड राइजिंग एंड मैनेजमेंट फॉर 2% एंड 1.6% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हो गया कंप्लीट, टास्क लिखा गया है। अब आप चाहें तो इसे मेंशन कर सकते हैं, ये जो नीचे हमने पहले ओवरऑल में वैसे तो मेंशन कर दिया है, आप चाहें तो बॉडी पैरा में इसे मेंशन कर सकते हैं, चाहे तो नहीं। अब अगर हम देखें तो हमारी इनकम जो है वो सफिशेंट है हमारे खर्चे उठाने के लिए, क्योंकि हमारी इनकम फिर भी खर्चों से ज़्यादा है, तो वही हम मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करने वाले हैं हम, द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम वाज, टोटल इनकम इतनी है, विच वाज जस्ट इनफ है हमारे खर्चे पूरे करने के लिए, कवर द एक्सपेंडिचर ऑफ दिस। ये था राइटिंग टास्क 1, पाई चार्ट का स्ट्रक्चर, वोकेबलरी और उसको लिखने का तरीका, यानी कि सैंपल आंसर। अब आपको करना क्या है, आपको ये सैंपल आंसर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, चाहे इसे आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको घर के काम के लिए, यानी कि होमवर्क तो टीचर्स देते ही है ना, तो उसी तरह बीइंग अ गुड स्टूडेंट, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आपको क्या करना है, आपको करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या करनी है, आपको कोई भी रैंडमली कोई भी एक पाई चार्ट की स्टेटमेंट उठानी है,
नेट से आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, आप चाहें तो हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं www.ieltsfever.org। यहाँ पर जाकर आप पाई चार्ट सर्च करेंगे ऊपर सर्च बार में, तो आपको मिल जाएंगी पाई चार्ट से रिलेटेड बहुत सारी स्टेटमेंट्स। आपको कोई एक रैंडमली स्टेटमेंट पिक करनी है, वो स्टेटमेंट को पिक करके आपको इसी वे से, जिस वे से आपको लिखना सिखाया गया है, इसी वे से आपको लिखना है। और लिख के आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमें सेंड कर सकते हैं इवैल्यूएशन के लिए। अदरवाइज आप हम मॉक टेस्ट पर कंडक्ट करते हैं डेली, आप उसमें भी परफॉर्म कर सकते हो, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। चाहे तो क्वेरी के लिए व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, किस मॉड्यूल में आपको प्रॉब्लम है। अगर किसी स्टूडेंट का रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है तो वो अपने फीडबैक बाकी स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकता है कि हमें स्पीकिंग में इस तरह के टास्क आए थे, इस तरह से हमें पूछा गया था पार्ट 1 पार्ट 2, और राइटिंग टास्क उनका क्या था वो भी शेयर किया कर सकते हो आप कमेंट सेक्शन में, ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।